हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। तो मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। ठीक है, तो लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ा था कि जो भी हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर हम ज्योमेट्री का प्रिडिक्शन किस तरीके से करते हैं, ये हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर कवर अप किया था। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज की जो वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, तो हम आज एक दूसरा टॉपिक कवर अप करने वाले हैं, मतलब स्क्वायर प्लेनर के बारे में हम पढ़ेंगे कि टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस होता है। अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो वो sp3 हो जाती है। वहीं अगर हम स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं तो स्क्वायर प्लेनर के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो dsp2 हो जाती है। तो ये दो चीज़ें हमारी देखने को में मिलती है हमको, एक sp3 होती है और दूसरी होती है dsp2। ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर के बारे में पढ़ना है कि जो हमारा पर्टिकुलर स्क्वायर प्लेनर होगा उसमें हम किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को प्रिडिक्ट करेंगे, ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपको कभी भी ऐसा दिया हुआ नहीं रहेगा कि स्क्वायर प्लेनर में आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। आपको सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है और कोऑर्डिनेशन नंबर देखकर आपको पता करना है कि आपको किस तरफ जाना है, मतलब आपको ऑक्टाहेड्रल में जाना है या आपको टेट्राहेड्रल में जाना है या आपको स्क्वायर प्लेनर के अंदर जाना है। ठीक है, किस में आपको जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर, चलिए स्क्वायर प्लेनर में हम बात कर रहे हैं Cu Cn4 और ऊपर 2 नेगेटिव, CuCN4 और ऊपर क्या करना है, ऊपर 2 नेगेटिव, ये हमको निकालना है ना, CuCN4 और ऊपर 2 नेगेटिव। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। सो अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इस केस में क्या हो सकता है, ये टेट्राहेड्रल भी जा सकता है और ये स्क्वायर प्लेनर भी जा सकता है, दोनों में जा सकता है। टेट्राहेड्रल बोलेंगे तो टेट्राहेड्रल में चला जाएगा, स्क्वायर प्लेनर बोलेंगे तो स्क्वायर प्लेनर में चल जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 हो रहा है तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। फिर अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारा टाइप ऑफ लिगेंड हम देखेंगे तो हमारा टाइप ऑफ लिगेंड क्या हो जाएगा, हमारा टाइप ऑफ लिगेंड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलेंगे। तो अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर पैरिंग हो सकती है, मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे पैरिंग हो जाएगी। सो क्योंकि यहाँ पे हमारा जो CN है वो कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दैट्स वाई यहाँ पर क्या हो सकती है, यहाँ पर जो पैरिंग है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पैरअप हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा कौन सा लिगेंड है, यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो पैरअप हो जाएंगे, है ना, पॉसिबल है ना। ठीक है, अब तीसरी चीज़ हम क्या देखते हैं, हमारा कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं, सॉरी मैंने यहाँ पे Cu लिख दिया, एक्चुअल में Cu नहीं रहेगा, यहाँ पे निकल रहेगा, निकल रहता है, स्क्वायर प्लेनर में निकल रहता है, NiCN4 ऊपर 2 नेगेटिव होता है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको हम ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया निकल को, तो निकल होता है 28, विच मीन्स इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 3d8 और 4s2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। कितना होता है, 3d8 होता है और कितना हो जाता है, 4s2 हो जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन इसका रहेगा 3d8 और 4s2। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी ये हम देख लेते हैं। तो अगर हम निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये हो जाएगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, है ना, तो हो जाएगा 3d8 4s0, है ना, 3d8 4s0, ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। है ना, तो 3d8 और 4s कितना हो जाएगा, 4s यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, 3d8 एंड 4s0। अब यहाँ पर जो लिगेंड है हमारा वो कैसा लिगेंड है बेटा, देखो वो लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पैरअप हो जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पैरअप हो जाएंगे। किस में पैरअप हो जाएंगे, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये पैरअप हो जाएंगे।
चलिए, तो इलेक्ट्रॉन पैरअप किस तरीके से होंगे, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आ जाएगा, है ना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम देते हैं लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे लिगेंड्स कितने हैं, हमारे लिगेंड्स हैं 4। अब 4 लिगेंड्स के केस में हम यहाँ पर जब देंगे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ पे आ गया, तीसरा यहाँ पे आ गया और चौथा यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो 4 की 4 जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल एटम को हम क्या करेंगे, मेटल एटम को हम यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। तो मेटल एटम को हमने यहाँ पर क्या करा है, 4 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है ना। एक सेकेंड रुकना, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, मैंने यहाँ पर 6 बना दिए ना, हाँ वही मैं सोचूं कुछ तो गड़बड़ है, हाँ अब ठीक है। तो 4 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भरा जाएगा, ठीक है, मैंने वहाँ पे 6 बना दिए थे 5 की जगह पे। तो एक ये डी वाला खाली ऑर्बिटल है, एक इसमें आ गया और बाकी के जितने थे एस में 1 चला गया और पी में कितने चले गए, 2 चले गए। तो ऐसे करके अब हाइब्रिडाइजेशन अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, देखो डी का 1 पार्टिसिपेट किया, एस का 1 पार्टिसिपेट किया और पी के 2 पार्टिसिपेट कर गए। सो हो गई हाइब्रिडाइजेशन DsP2। टेट्राहेड्रल में होती है sp3 और स्क्वायर प्लेनर में होती है DsP2। हाइब्रिडाइजेशन से ही पता करते हैं कि ज्योमेट्री कैसी है, किससे पता होता है, हाइब्रिडाइजेशन से पता होता है। तो DsP2 मतलब कि क्या हो जाएगा, DsP2 हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, है ना, क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो DsP2 जो आपका रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। तो DsP2 कितना हो गया है, अगर हम बात करें तो DsP2 हो गया है यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब स्क्वायर प्लेनर के बाद में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पैरअप हैं, तो ये हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक, ठीक है, कितना हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो DsP2 के केस में स्क्वायर प्लेनर हो गया है, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक, ठीक है ना, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो DsP2 हो गया है स्क्वायर प्लेनर और यहाँ पर इसका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो मैग्नेटिक कैरेक्टर कितना आ गया है, वो मैग्नेटिक कैरेक्टर स्क्वायर प्लेनर आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट, जितना भी है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है तो लिगेंड कैसा हो जाएगा, लिगेंड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। निकल को हम यहाँ पर ले लेंगे 3D8 इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। उसके बाद इसको जब हम आगे कवर अप करेंगे तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, आप यहाँ पे ज्योमेट्री प्रिडिक्ट कर सकते हो। अभी मैं एक और आपको एग्जांपल करवा रही हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ कर रही हूँ। चलिए सभी हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए तो अगला हमारा एग्जाम्पल है PtCN4 ऊपर 2 नेगेटिव। ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो PtCN4 और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 2 नेगेटिव, ठीक है। अब PtCN4 ऊपर 2 नेगेटिव है। अगर यहाँ पर हम देखें तो 4 मतलब कि क्या हो गया है, इट मे बी टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। और लिगेंड कैसा है, लिगेंड है बच्चों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लिगेंड कैसा हो जाएगा, लिगेंड हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो CN जो आपका रहेगा, CN आपका क्या कहलाएगा, CN आपका कहलाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं अगर प्लेटिनम की। सो प्लेटिनम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 5D8 और 6s2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है प्लेटिनम का। 5D8 प्लेटिनम आता है 5D सीरीज़ के अंदर, सो कॉन्फ़िगरेशन होता है 5D8 और 6s2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। अभी अगर मैं यहाँ पर प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूँ तो प्लेटिनम हो जाएगा X, CN का हो जाएगा -4 और इज इक्वल्स टू में हो जाएगा -2। -4 उधर जाएगा, सो +4 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा +2, ठीक है, ठीक है। अब PT के ऊपर कौन सा हो जाएगा, PT के ऊपर +2 हो जाएगा, है ना। PT के ऊपर +2, 5D8
और 6 से 0, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5d8 और 6 कितना हो जाएगा, 6 से 0 हो जाएगा, 5d8 और 6 से 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और 6s कितना हो गया, 6s हो गया 0, तो 5d8, 5d में 8 इलेक्ट्रॉन है और 6s में कितने हैं, 6s में यहाँ पे 0 है। pt +2, 2 इलेक्ट्रॉन किस में से चले जाएंगे, 6s में से, 6s में से 2 इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, pt +2 हो गया है और 6s 0 हो गया है। 5d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 5d के अंदर 8 जो इलेक्ट्रॉन है वो हो गए हैं। अब लिगेंड हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पैरिंग है वो पैरिंग हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो पैरिंग हो जाएगी, चारों इलेक्ट्रॉन हो गए, पैरिंग हो गई। पैरिंग होने के बाद में अब हमारे पास में एक खाली ऑर्बिटल बचेगा, 6s हो जाएगा और 6s के बाद में क्या हो जाएगा, 6s के बाद में आ जाएगा 6p, ठीक है। तो यहाँ पर एक खाली ऑर्बिटल आ गया है, एक ऑर्बिटल 6s का आ गया और 6p के कितने ऑर्बिटल आ गए हैं, 6p के 3 ऑर्बिटल आ गए हैं, ठीक है। अब लिगेंड हमारे कितने हैं, 4 लिगेंड है बेटा। देखो क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो पैरअप हो गए, एक खाली ऑर्बिटल ये बचा है, 6s खाली बचा और 6p बचा। अब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो यहाँ आ जाएगा, एक जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वो यहाँ आ जाएगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 जो हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे भी Cn, यहाँ पे Cn ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ पे Cn ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया और यहाँ पे भी क्या कर दिया है, यहाँ पे भी Cn ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन बना वो क्या बना, DsP2, है ना। तो DsP2 यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आ गया, D का 1 और S का 1 और P के 2, तो DsP2। और यहाँ पे जो ज्योमेट्री जाएगी वो ज्योमेट्री क्या हो गई है, DsP2 गया है तो ज्योमेट्री हो गई है बच्चों स्क्वायर प्लेनर, है ना। ज्योमेट्री क्या हो गई है, ज्योमेट्री यहाँ पे कहलाएगी स्क्वायर प्लेनर। अगर हम मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो मैग्नेटिक कैरेक्टर यहाँ पे हो जाता है डायमैग्नेटिक। अगर आपसे मैग्नेटिक मोमेंटम कभी पूछ ले तो वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैग्नेटिक मोमेंटम आप कैसे निकाल सकते हो। सो बच्चों मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल्स टू में √n+2। ये मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, यूनिट हो जाती है इसकी बोहर मैग्नेटॉन यानी कि BM। कंसिडर करिए कि अगर कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर मेटल एटम के पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो इस केस में यहाँ पर आ जाएगा आपका √3 1.732 बोहर मैग्नेटॉन, ये वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से आपको अगर मैग्नेटिक मोमेंटम पूछ ले निकालने को तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपका जो भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उससे आप मैग्नेटिक मोमेंटम निकाल सकते हो। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तब तो सीधे सीधे डायमैग्नेटिक हो जाएगा और उसका मैग्नेटिक मोमेंटम कितना आ जाएगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंटम 0 हो जाएगा। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहाँ पर उसका मैग्नेटिक मोमेंटम कितना हो जाएगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंटम 0 हो जाएगा, है ना। और वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डायमैग्नेटिक, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा ये डायमैग्नेटिक, और डायमैग्नेटिक का मतलब कितना हो जाएगा, डायमैग्नेटिक का मतलब हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो n रहेगा उस n की जगह पे कितना रख सकते हो, उस n की जगह पे आप 0 रख दो, ठीक है। और उसे जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक मोमेंटम की जो भी वैल्यू है वो आपकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कंसिडर करो कि यहाँ पर चलिए अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू अगर आप रख देते हो 2, ठीक है, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, n+2 हो जाएगा। तो n की जगह पे आप रख दोगे 2 और 2+2, है ना। यहाँ पे n की जगह पे 2 आ गया, 2+2 2 और 2 4 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गई √8, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि स्कैंडियम आपका मेटल है और उसके ऊपर +2 चार्ज है। अब +2 चार्ज है, मैंने आपसे पूछा कि स्कैंडियम +2 का मैग्नेटिक मोमेंटम निकालो, तो मैग्नेटिक मोमेंटम आप कैसे निकालोगे, स्कैंडियम लिखोगे। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों 3d1 और 4s2, ठीक है। अब +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए तो बचा 3d1, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा
तो इस केस में √3 वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आपको 1 रख देना है। कंसिडर करो आपसे मैंगनीज का पूछ लिया है ना कि Mn+2 में आप निकालो कि Mn+2 के अंदर मैग्नेटिक मोमेंटम कितना होता है। तो Mn+2 में आप कैसे निकालोगे, मैंगनीज का आप अच्छे से जानते हो कि मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 और 4s2। ये मैंगनीज का क्या हो जाता है, ये मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। अब इस केस में आपको Mn+2 की वैल्यू निकालनी है। तो +2 में आपका 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 4s में से आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो आपके बाहर हो जाएंगे। तो अब आपके पास में क्या बचा, अब आपके पास में बचा 3d5 और 4s 0। तो अब आपके पास में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं अगर आप देखो तो n की वैल्यू इसके लिए कितनी हो गई, n की वैल्यू इसके लिए हो गई 5। तो यहाँ पर आप n की जगह पे कितना रख देंगे, n की जगह पे आप रख दोगे बच्चों 5 + 2 और √35। ये हो जाएगी आपकी न्यू की वैल्यू और यूनिट होती है इसकी बोहर मैग्नेटॉन। √35 की वैल्यू निकाल के और यहाँ पे पुट कर देना है। फिर उसके बाद में कोई सा भी आपको एलिमेंट मान लो दे दिया, आपको मान लो कॉपर +1 में पूछ लिया, कॉपर +2 पूछ लिया, मान लो कॉपर +2। सब कॉपर कितना होता है, कॉपर होता है बच्चों 3d10 4s1। अगर मैं कॉपर +2 की स्टेज में जाऊंगी तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना पड़ेगा 4s से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना पड़ेगा। सो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d9 और 4s 0 है ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, और 4s कितना हो जाएगा 0। अब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 1। सो न्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा √n+2, ठीक है। 1 + 2, ठीक है। तो √3 न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यू की वैल्यू हो जाएगी √3, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कॉपर के केस में भी वही हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम निकल ले लेते हैं, कोबाल्ट ले लेते हैं, कोई सा भी पर्टिकुलर एलिमेंट ले लेते हैं, तो उसका आप जो भी पर्टिकुलर मैग्नेटिक मोमेंटम है वो मैग्नेटिक मोमेंटम अपन क्या कर सकते हैं, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर अगर हम देखें, हम अगर वेनेडियम को ले लेते हैं, सो वेनेडियम क्या हो जाएगा 3d3 और हो जाएगा 4s2, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि वेनेडियम जो है वो +2 स्टेज में, तो +2 स्टेज में तो 3d3 4s 0 हो जाएगा। 3d में कितने आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 4s पूरा 0। तो 3d3 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। न्यू इज इक्वल्स टू लगाएंगे n+2, तो ये हो गया 3 + 2 √15। तो इस तरीके से आपको कोई सा भी अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको जितने भी पर्टिकुलर अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो अनपेड इलेक्ट्रॉन देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालना है। अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक कैरेक्टर सीधे सीधे 0 हो जाएगा, क्योंकि वो डायमैग्नेटिक होगा और डायमैग्नेटिक के केस में जो भी वैल्यू रहती है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उस केस में फिर वैल्यू कितनी जाएगी, उस केस में फिर वैल्यू 0 चली जाएगी, आपको ध्यान रखना है। और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो फिर आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है और इस तरीके से आप सॉल्व करके उसकी जो भी पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी उसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज पढ़ाया कि अपन टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर की जब भी हम बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के अंदर हम किस तरीके से यहाँ पर जो भी हमारी ज्योमेट्री है वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके आगे के जो भी टॉपिक्स है BSc फर्स्ट ईयर के वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। थैंक यू सो मच।